Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is International Drought Resilience Alliance IDRA. हम जानेंगे International Drought Resilience Alliance के बारे में. Spain and Senegal led 30 countries, 20 organizations launched the International Drought Resilience Alliance IDRA at COP27 with the aim to help each other to be better prepared for future drought. स्पेन और सेनेगल के द्वारा लेड किया हुआ ये 30 कंट्रीज और 20 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलेंस अलायंस है. COP27 के दौरान इसको लॉन्च किया गया था. इसका मकसद है मदद करना एक दूसरे का ताकि अच्छे तरीके से तैयार किया जा सके आने वाले ड्रॉट के लिए. ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कंप्राइज नियरली 1/6 ऑफ दिस कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया. दिस एरिया रिसीव एन एनुअल रेनफॉल ऑफ अराउंड 60 सेंटीमीटर और लेस. जो ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है भारत का वो कंप्राइज करता है नियरली 1/6 कंट्री के एरिया को. ये जो एरिया है वो रिसीव करता है एनुअल रेनफॉल को जो कि आपका अराउंड 60 सेंटीमीटर व उससे कम का है. ड्रॉट रिप्रेजेंट द मोस्ट सीरियस हैजार्ड टू लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स इन नियरली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. It ranks among the greatest threat to sustainable development, especially in developing country, but increasingly so in developed nation too. ड्रॉट जो है वो रिप्रेजेंट करता है सबसे ज्यादा सीरियस हैजार्ड को लाइफ स्टॉक और क्रॉप्स के लिए हर एक पार्ट में वर्ल्ड के. ये रैंक करता है ग्रेटेस्ट थ्रेट के तौर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए. लेकिन अब इसका प्रभाव डेवलप्ड नेशन पर भी देखा जा सक रहा है. 2022 drought in Europe, United States, Australia, Chile, Horn and Southern Africa showed that no country or region is immune to their impact. और जो 2022 का ड्रॉट था यूरोप का, यूनाइटेड स्टेट का, ऑस्ट्रेलिया का, चिली का, हॉर्न और साउथर्न अफ्रीका का, ये दर्शाता है कि वर्ल्ड का ऐसा कोई कंट्री या रीजन नहीं होगा जो कि इम्यून होगा इसके प्रभाव से. ये आप देख सकते हैं जो इंडिया का ड्रॉट प्रोन एरिया है जिसको डार्क येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. कौन कौन सा ड्रॉट प्रोन एरिया है इंडिया का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जानेंगे हम CDRI के बारे में. पहले भी इसे कंसीडर कर रखा है. The World Meteorological Organization recently announced a 5-year program, Executive Action Plan of Early Warning for All, to carry forward the proposal of the India-backed Coalition for Disaster Resilience Infrastructure. जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अभी हाल ही में अनाउंस किया है 5-year प्रोग्राम एक्सरसाइज एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, ताकि कैरी किया जा सके जो प्रपोजल है इंडिया बैक कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का. अंडर द प्रोग्राम a $3.1 billion investment has been proposed between 2023 to 2027 to improve infrastructure and capacity in early warning system in order to prevent the damage caused by the growing number of climate disaster. और इस प्रोग्राम के अंतर्गत $3.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है उसको प्रपोज किया गया है 2023 से 2027 तक के लिए, ताकि इम्प्रूव किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी को अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पे, ताकि प्रिवेंट किया जा सके जो डैमेज हो रहा है ग्रोइंग नंबर ऑफ क्लाइमेट डिजास्टर के कारण. CDRI, Coalition for Disaster Resilience Infrastructure, इसके बारे में भी हम जान ले. CDRI is an international forum backed by India and launched by the Prime Minister of India during the UN Secretary General Climate Action Summit in New York in 2019. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. CDRI जो है ये आपका एक इंटरनेशनल फोरम है. इसको बैक किया गया है इंडिया के द्वारा और लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर जो थे भारत के उनके द्वारा. कब? तो यूएन सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान. कहां पे? न्यूयॉर्क पे. किस ईयर पे? 2019 पे. ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है. CDRI Secretariat in New Delhi is an endeavor to bring countries together to share and learn from experience in protecting essential infrastructure from disaster. और जो CDRI सेक्रेटेरिएट है न्यू दिल्ली पे, इसको इंडेवर किया गया कि वो कंट्री को एक साथ लाए ताकि वो शेयर कर सके और सीख सके एक दूसरे के एक्सपीरियंस से प्रोटेक्ट करने में इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजास्टर से. WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम जान ले. इट इज a specialized agency of the United Nations headquartered in Geneva, Switzerland, responsible for promoting international cooperation on atmospheric science, climatology, hydrology and geophysics. जो आपका WMO है ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे लोकेटेड है. ये रिस्पॉन्सिबल है प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और जियोफिजिक्स के लिए. It evolved from the International Meteorological Organization, an NGO created in 1873, culminating in the 1947 World Meteorological Convention, which formally established the WMO. ये इवॉल्व किया था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से जो कि एक एनजीओ था जिसको क्रिएट किया गया था 1873 पे. कल्मिनेट किया गया था इसको 1947 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन के दौरान जो कि फॉर्मली स्टैब्लिश करता है WMO को. ये इफेक्ट में आया था 1950 पे
और WMO जो है वो ऑपरेशन पे है उसी साल के बाद से एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। इसमें 193 कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन है यूएन सिस्टम के जैसे। CDRI का मिशन क्या है तो इसको देखते हैं। इंक्रीज अवेयरनेस एंड कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर, यानी कि इंक्रीज करेगा अवेयरनेस और कमिटमेंट को गवर्नमेंट और अदर स्टेक होल्डर का। इंप्रूव करेगा अवेलेबिलिटी को नॉलेज सिस्टम के लिए। इंक्रीज करेगा जो अवेलेबिलिटी है टेक्निकल असिस्टेंट और इंप्रूव करेगा कैपेसिटी को। इन सब में जैसे आपका गवर्नमेंट एंड पॉलिसी आ गया, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एस्टिमेशन हो गया, रेसिलेंस स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड कैपेसिटी, सब आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो 50th चीफ जस्टिस कौन बने इंडिया के, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस में इनका इनरोलमेंट है ये पता होना चाहिए। तो रिसेंटली जस्टिस DY चंद्रचूड़ वाज स्वर्न इन एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में DY चंद्रचूड़ को 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर बनाया गया था। किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट बेंचेस DY चंद्रचूड़ हैज बीन पार्ट ऑफ। जो इंपॉर्टेंट बेंचेस था जिसका DY चंद्रचूड़ पार्ट थे, अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, राइट टू प्राइवेसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इंक्लूड अनमैरिड वुमेन फॉर एबॉर्शन, डिक्रिमिनलाइजिंग सेम सेक्स रिलेशन सेक्शन 377, वैलिडिटी ऑफ द आधार स्कीम, सबरीमाला टेम्पल एंट्री ऑफ वुमेन, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके बेंचेस है जिसमें DY चंद्रचूड़ भी उसके हिस्सा थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो हम जानेंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में, पहले भी कंसिडर कर रखा है हम लोगों ने इस टॉपिक को। Union Finance Ministry has approved the final sovereign green bond framework, the issuance of which is designed to collect funds for public sector projects that will assist reduce the economic carbon intensity। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अप्रूव कर दिया है फाइनल सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को, जिसका इश्यूएंस जो है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कलेक्ट करने के लिए फंड को पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए कि ये मदद करेगा कम करने में इकोनॉमी के कार्बन इंटेंसिटी को। Sovereign green bond. The government issued sovereign green bond to fund projects related to climate adaptation and mitigation and investment. Interested in such project can purchase sovereign bond. जो गवर्नमेंट है वो इश्यू करता है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को फंड करने के लिए वैसे प्रोजेक्ट को जो कि रिलेटेड हो क्लाइमेट एडेप्टेशन या मिटिगेशन से, और जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो इस टाइप का प्रोजेक्ट में वो परचेज कर सकते हैं सॉवरेन बॉन्ड को। होल्डर ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में ऑल्सो एंजॉय टैक्स बेनिफिट, और जो होल्डर होंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के वो एंजॉय करेंगे टैक्स बेनिफिट को। असाइड फ्रॉम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2007। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के अलावा ग्रीन बॉन्ड जो था उसको पहली बार इंट्रोड्यूस 2007 में किया गया था। ग्रीन बॉन्ड अट्रैक्ट अ लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन ऑर्डिनरी बॉन्ड बिकॉज ऑफ देयर इंडिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड दे नेसेसिएट क्रेडिबिलिटी एंड कमिटमेंट लिंक विद द बॉन्ड रेजिंग प्रोसेस। ग्रीन बॉन्ड जो है ये अट्रैक्ट करता है लोअर कॉस्ट को कैपिटल का ऑर्डिनरी बॉन्ड के कंपैरिजन पे, क्योंकि ये दर्शा रहा है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, और ये नेसेसिएट करता है इसके क्रेडिबिलिटी और कमिटमेंट को जो कि लिंक्ड है बॉन्ड रेजिंग प्रोसेस के दौरान। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क है इसको हम समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस has constituted a green finance working committee including member from relevant client ministry and chaired by the chief economic advisor to support the ministry with selection and evaluation of project। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने कंस्टिट्यूट किया है ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी को, जो इंक्लूड करता है मेंबर्स को रिलीवेंट क्लाइंट मिनिस्ट्री से, और ये इसको चेयर किया गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा ताकि सपोर्ट किया जा सके मिनिस्ट्री को सिलेक्शन और इवेल्युएशन में प्रोजेक्ट के। टू सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट विल इश्यू बॉन्ड व्हिच प्रोसीड विल बी डिपॉजिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फ्रॉम वेयर इट विल बी मेड अवेलेबल टू एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट। और सपोर्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को जो गवर्नमेंट है वो इश्यू करते हैं बॉन्ड को, जिसका प्रोसेस को डिपॉजिट किया जाता है CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, जहां से इसको अवेलेबल कराया जाता है एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए। Following the passage of Finance Bill, the Ministry of Finance would notify the Reserve Bank of India of the amount of eligible green expenditure for which proceeds from green bond can be issued। और पैसेज होने के बाद फाइनेंस बिल के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो नोटिफाई करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो अमाउंट जो कि एलिजिबल है ग्रीन एक्सपेंडिचर के लिए, जिसके लिए ग्रीन बॉन्ड को इश्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरोसोल पॉल्यूशन। जानेंगे हम एरोसोल पॉल्यूशन के बारे में। According to a recent study of the Bose Institute in Kolkata, aerosol pollution in West Bengal is expected to increase by 8% worse after Bihar and remain in the very sensitive red zone for aerosol pollution। एक रिसेंट स्टडी के अनुसार बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के कि जो एरोसोल पॉल्यूशन है वेस्ट बंगाल का ये बढ़ेगा 8% तक, जो कि वर्स होगा बिहार के बाद, और ये वेरी सेंसिटिव रेड जोन पे रहेगा एरोसोल पॉल्यूशन में। बैकग्राउंड क्या है इसका, इसको समझते हैं। Aerosol are extremely small solid particle or liquid droplet suspended in the atmosphere। जो एरोसोल होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल या सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड ड्रॉपलेट होता है जो कि सस्पेंडेड रहता है एटमॉस्फेयर पे,
है। एरोसोल कैन बी नेचुरल फॉग, मिस्ट, डस्ट एक्सेट्रा और एंथ्रोपोजेनिक पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट, मिस्ट फ्रॉम द हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स, परफ्यूम फ्रॉम एटोमाइजर, स्मोक एक्सेट्रा। जो एरोसोल है वो नेचुरल हो सकते हैं, जो कि अवेलेबल होंगे नेचर पे खुद से, जैसे फॉग, मिस्ट, डस्ट एक्सेट्रा, या एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है यानी ह्यूमन द्वारा क्रिएट किए हुए, जैसे पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट, मिस्ट जो कि आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम से निकल रहा है, परफ्यूम एटोमाइजर का, स्मोक एक्सेट्रा। Aerosol optical depth is a quantitative estimate of the amount of aerosol in the atmosphere that can be used as a proxy for PM 2.5 measurement। और जो आपका एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ है एओडी, ये एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेट है, जो अमाउंट है एरोसोल का एटमॉस्फेयर में, जिसका उपयोग किया जाता है प्रॉक्सी के तौर पे PM 2.5 के मेजरमेंट के लिए। हाई एरोसोल अमाउंट जो है वो इंक्लूड करता है पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, PM 10 और अदर पॉल्यूटेंट को, जैसे कि सी सॉल्ट, डस्ट, ब्लैक एंड ऑर्गेनिक कार्बन को। ये हार्मफुल है पीपल के हेल्थ के लिए अगर इसको इनहेल कर लिया जाता है तो। क्या दर्शाता है ये स्टडी? द स्टडी प्रोवाइड ए नेशनल सिनेरियो ऑफ एरोसोल पॉल्यूशन विद द लॉन्ग टर्म 2005 टू 2019 ट्रेंड, फ्यूचर सिनेरियो 2023 फॉर वेरियस इंडियन स्टेट। ये जो स्टडी है ये बता रहा है जो नेशनल सिनेरियो है एरोसोल पॉल्यूशन का लॉन्ग टर्म में 2005 से 2019 के ट्रेंड पे, और जो फ्यूचर सिनेरियो है 2023 से अलग अलग स्टेट का। Vehicular emission, construction driven dust, a result of over urbanization, vehicular driven dust and solid fuel burning remain the top sources of aerosol pollution mostly in big city। तो ज्यादातर जो एरोसोल पॉल्यूशन है बड़े सिटी पे, इसके लिए वेहिकुलर एमिशन, जो कंस्ट्रक्शन ड्राइवन डस्ट है, सॉलिड फ्यूल बर्निंग है, ये मेन सोर्सेस है। Introduction of Basel 6 fuel standard and upgradation of engine ban on 15-year-old vehicle, reduction in thermal power plant emission could effectively reduce aerosol pollution। और जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बेसल 6 फ्यूल स्टैंडर्ड को, जो अपग्रेड किया जा रहा है इंजन को, और जो बैन किया जा रहा है 15-year-old व्हीकल को, ये सब मदद करेंगे रिड्यूस करने में थर्मल पावर प्लांट एमिशन को, जो कि इफेक्टिवली रिड्यूस करेगा एरोसोल पॉल्यूशन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिशन प्रारंभ। हम जानेंगे मिशन प्रारंभ के बारे में, ये किस चीज से रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट मंथ विक्रम एस इंडिया का जो पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल था, ये आपका फ्लाई किया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा से। ये पार्ट है आपका मिशन प्रारंभ, द बिगिनिंग का मिशन प्रारंभ। ये जो मिशन है अंडर विक्रम एस इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल है। हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस जो थे उसने कैरी किया था 3 कस्टमर सैटेलाइट को, जिसमें 2 इंडियन और एक फॉरेन सब ऑर्बिटल फ्लाइट हुआ था। सब ऑर्बिटल फ्लाइट ट्रेवल करता है स्लोअर रेट पे ऑर्बिटल वेलोसिटी में। वेलोसिटी जो कि बॉडी जिसपे रिवॉल्व करता है किसी दूसरे बॉडी को, ये काफी फास्ट होता है जब ये पहुंच जाता है आउटर स्पेस पे, लेकिन इतना फास्ट नहीं होता है कि वो उसी ऑर्बिट में रहे अराउंड अर्थ के। एक ट्रिब्यूट देने के लिए विक्रम साराभाई को, जो कि फाउंडर है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, ये तो लॉन्च व्हीकल था उसको क्राफ्ट किया गया था स्पेशली स्मॉल सैटेलाइट के लिए 5 से 1000 केजी जिसका वजन हो उसके लिए, और इसलिए इसका नाम ये रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा श्री कनकादास, महर्षि वाल्मीकि, मौलाना आजाद और आचार्य कृपलानी। पीआईबी की न्यूज हम जानेंगे इनके बारे में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेड ट्रिब्यूट टू सेंट पोएट श्री कनकादास, महर्षि वाल्मीकि, मौलाना आजाद एंड आचार्य कृपलानी फॉर मल्टीपल रीजन। जो प्राइम मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है सेंट पोएट श्री कनकादास, महर्षि वाल्मीकि, मौलाना आजाद और आचार्य कृपलानी को मल्टीपल रीजन के कारण। इन पर्सनैलिटी के बारे में हम ब्रीफली जान ले। कनकादास 1509 to 1609 was a Haridas saint and philosopher who was a renowned Carnatic music composer, poet, reformer and musician। कनकादास 1509 to 1609 ये एक हरिदास सेंट है, फिलोसफर, जो कि एक रिनोन कार्नेटिक म्यूजिक कंपोजर, पोएट, रिफॉर्मर और म्यूजिशियन भी थे। महर्षि वाल्मीकि इज सेलिब्रेटेड एट द हार्बिंगर पोएट इन संस्कृत लिटरेचर। ही इज रिवर्ड एज आदि कवि, द फर्स्ट पोएट एंड ऑथर ऑफ रामायण, द फर्स्ट एपिक पोएम। जो महर्षि वाल्मीकि है उनको माना जाता है कि वो हार्बिंगर पोएट थे संस्कृत लिटरेचर के, और उनको रिवर्ट किया जाता है आदि कवि के तौर पर। ये पहले पोएट या ऑथर भी थे रामायण के, जो कि पहला एपिक पोएम था। Abul Kalam Azad 1888 to 1958 was an Indian independence activist and a senior leader of Indian National Congress. Following India's independence, he became the first Minister of Education in the Indian government, and for his contribution to establishing the foundation of Indian education, his birthday is celebrated as National Education Day across India। अबुल कलाम आजाद जो थे 1888 to 1958, वो इंडिया के इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद वो पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बने थे इंडियन गवर्नमेंट के, और उनका कंट्रीब्यूशन था इस्टेब्लिश करने में फाउंडेशन को इंडियन एजुकेशन का। और उनका बर्थडे को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर पूरे भारत में, अबुल कलाम आजाद के बर्थडे को।
जीवत राम भगवंत दास कृपलानी 1888 टू 1982। इनको जाना जाता है आचार्य कृपलानी के नाम से भी। ये इंडियन पॉलिटिशियन, इनको बेस जाना जाता है उनके प्रेसिडेंसी के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1947 के दौरान, जब पावर का ट्रांसफर किया जा रहा था। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.